हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग सीटीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले वाले जो सेट प्रैक्टिस 1, 2 आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे भी जाके देखें, और ईवीएस का भी आप लोग सेट प्रैक्टिस यदि नहीं कवर किए तो उसे भी आप लोग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। यानी कि आपको बताना है कि बाल विकास के क्षेत्र में जो है मस्तिष्क नमनीयता, यानी कि मस्तिष्क का जो है एक तरह से विशेष रूप, यानी कि नम्य जो महत्वपूर्ण विकास को जो है सक्षम, मतलब कि विकास के लिए सक्षम होता है। तो यह किसके बारे में बताता है। फर्स्ट है आपका, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। उसके बाद आप लोग ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग सारे जैसे ही 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, 4 में से आपको जो है डायरेक्ट आपका माइंड मतलब कि आपको बताएगा कि इनमें से जो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चारों ऑप्शन को चलिए पढ़ते हैं। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। क्या विकास जो होता है सभी बालक में एक समान दर से होता है? बिल्कुल ही नहीं होता है। केवल आनुवांशिकता, देखिए केवल लगा हुआ है तो मतलब क्या हुआ इसका, ये गलत हो गया। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। क्या विकास एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता? बिल्कुल करता। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को बिल्कुल प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 1 में देखिए क्या है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था होता है। कुछ सीखने की अवस्था होती है, कुछ करने की मतलब कि वो अवस्था होती है। बिल्कुल सही बात है। तो यह जो एक तरह से नमनीयता होती है, मतलब कि विशेष कार्यों के करने की यह अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये नीचे से जो तीनों ऑप्शन आप लोग पढ़ने के साथ ही आप लोग गलत कर दिए, और फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत। तो आपको बताना है किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत। फर्स्ट ऑप्शन है, का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो ऑप्शन को आप लोग बढ़िया से देखें, का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता मतलब क्या इसका कोई प्रभाव नहीं होता। इस तरह से देखिए निगेटिव ऑप्शन है यहाँ पे। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, ये ऑप्शन बहुत ही पॉजिटिव वे में लग रहा है। और देखिए आपका कभी पारस्परिकता नहीं करते हैं, न ही विकास को प्रभावित करता, ये भी आपका निगेटिव लग रहा है। विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते, ये भी निगेटिव लग रहा है। बट आपका सेकेंड वाला जो है आपका पॉजिटिव वे में आपका ऑप्शन दिख रहा है, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा जो है विकास को रूप देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और आपका आंसर उसी से मिलेगा। उसके बाद अगला है आपका, एक बालक अपना प्रारंभिक जो है सामाजिकरण का पाठ डैश से पाता है। मतलब कि आपको बताना है कि बालक में जो है प्रारंभिक जो है सामाजिकरण जो होता है, सबसे पहले सामाजिकरण कहाँ होता है? विद्यालय में, मीडिया में, माता पिता से, अखबारों में। तो सबसे पहले उससे जो है सामाजिकरण जो होता है माता पिता से, यानी कि परिवार से होता है। तो परिवार में ही बच्चे सबसे पहले सामाजिकरण के जो अवधारणा होते हैं, खाना, बैठना, बातें करना, चलना, मतलब कि जो भी समाज के रीति रिवाज, संस्कृति होते हैं वो कहाँ से सीखते हैं? माता पिता से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो इस तरह से आपका माता पिता जो है पहला, यानी कि प्रारंभिक जो आपका सामाजिकरण का स्तर होता है। उसके बाद है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करते हैं? जो जीन पियाजे ने यानी कि संज्ञानात्मक विकास दिया था, 4 प्रकार का उन्होंने बताया था कि संवेदी, गमक, पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक। तो किस अवस्था में बच्चे जो है संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? तो ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होते हैं, जो आपका 2 से 6 वर्ष का अवस्था जो होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं? संकेतों का इस्तेमाल करना मतलब कि चालू कर देते, शुरू कर देते हैं। तो 4 प्रकार का अवस्था बताया है। संवेदी वाला हो गया आपका कितना, 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 6 वर्ष। उसके बाद मूर्त आपका 6 या 7 से आपका जो है 11 वर्ष के बच्चे होते हैं। और औपचारिक जो है 11 से प्लस के बच्चे जो होते हैं औपचारिक संक्रियात्मक में होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे
पूछा गया था कि संकेतों का इस्तेमाल, तो जो मूर्त संक्रियात्मक यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है कि मस्तिष्क में जो ज्ञान व्यवस्थित रहता है उसकी संरचनाएं क्या कहलाती है। वह जो संरचनाएं आपका एस्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्कीमा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछा भी गया है। एस्कीमा क्या होता है? मस्तिष्क में जो ज्ञान व्यवस्थित रहता है उसकी संरचना क्या कहलाती है? स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? एस्कीमा कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने किया था? यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने बताया, किसने दिया? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन? लेवागत्स्की। यानी कि समीपस्थ विकास क्या हो गया आपका? ZPD। तो ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने से कितना कुछ कर पाता है और किसी के द्वारा जब उसे मदद किया जाता है, किसी के द्वारा उसे हिंस दिया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, उसके बाद वह कितना कुछ कर पाता है, इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वही आपका क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई बच्चा अपने से कितना कुछ कर पाता है और किसी के द्वारा जब उसे हिंस दिया जाता है, समझाया जाता है, तब वह कितना कुछ कर पाता है। यानी कि मान लीजिए आप लोग अभी अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग मान के चलिए कि अभी अपने से जब पढ़ रहे हैं तो 80 नंबर लाए। जब आपको जो है इस तरह से सेट प्रैक्टिस बार बार लगा रहे हैं, तब आपने क्या किए? तब आपने जो है सेट प्रैक्टिस के द्वारा इतना ज़्यादा मजबूत मतलब कि कर लिए, तो अब जो है आपका 100 के आसपास नंबर आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 20 हुआ। तो यही आपका क्या हो गया? समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD हो गया। कि अपने से आप लोग 80 नंबर लाए और किसी के द्वारा जब यह सेट प्रैक्टिस किए सर के द्वारा, तो आप लोग 100 नंबर ला रहे हैं 150 में। तो बीच का अंतर कितना हुआ? 20 हुआ। यही आपका ZPD यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया है? तो लेवागत्स्की ने दिया है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेवागत्स्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्ता पर जोर देते हैं। तो आपको बताना कि चिंतन प्रक्रिया यानी कि जो थिंकिंग होता है, सोचने की क्रिया जो होता है, सबसे अधिक जो है लेवागत्स्की ने किस पर जोर दिया है? संस्कृति पर, परिपक्वता पर, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन। तो इस तरह से इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति। सबसे अधिक जो है उन्होंने संस्कृति पर जोर दिया है, क्योंकि संस्कृति यानी कि समाज में होती है, तो बच्चे जो है समाज की भाषा, प्रतीक, संस्कृति, ये सारे चीज़ जो है बच्चे समाज से सीखते हैं। तो इसीलिए जो है उन्होंने जो है चिंतन प्रक्रिया में जो सोच वाली जो प्रक्रिया होती है, बच्चे जब सोचते हैं स्वयं, तो उसमें सबसे अधिक जो है संस्कृति पर उन्होंने जोर दिया है। आप लोग इसे याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया है? यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सिंपल है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने? नैतिक मतलब क्या होता है? सही गलत का फर्क समझना। तो नैतिक विकास का किसने दिया? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इन चारों में से आप लोग टिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लॉरेंस कोहेलबर्ग ने आपका नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन, अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहा है यहाँ पे अभिकथन में कि एक अध्यापक को जो कई प्रकार का अध्यापन सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए और जिससे जो है बच्चे में जो है जांचा जा सके और उसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए। सही बात है। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। जब बच्चे को किसी प्रकार का उससे मदद मिलता है सहपाठियों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, तब बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान निर्माण करते हैं और उसमें सक्षम होते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पे हुआ कि आपका अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? जो बुद्धि लब्धि होती है, IQ जो होती है, तो उसका जो आलोचना किया जाता है, तो उसका आलोचना का आधार क्या हो सकता है? पक्षपाती मानदंड,
गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चे को सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो यहाँ पे जो आपका जो एक पक्षपाती मानदंड ये हो सकता है आलोचना का आधार। तो पक्षपाती मापदंड में क्या होते हैं, समाज में जो दो बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग मतलब कि समझ के लोग रहते हैं, मतलब कि किसी का मानना अलग होता है, किसी का कोई पॉजिटिव वे में समझते, कोई नेगेटिव वे में समझते हैं। तो ये तरह से वो लोग का जो है पक्षपाती अलग अलग जो है धारणा होते हैं, इन्हीं के कारण जो है वो क्या करते हैं, उनकी आलोचना भी करते हैं। उसके बाद है आपका लेव वागोत्स्की के अनुसार भाषा। आपको बताना हो कि लेव वागोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है, भाषा क्या कुछ कर पाती है। तो चिंतन में बाधक, क्या भाषा चिंतन में बाधक पहुंचाता? बिल्कुल ये नेगेटिव थॉट है, ये गलत होगा। चिंतन को सुसाधित करती है। उसके बाद आगे भी पढ़िए आप लोग, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका, क्या आप लोग कभी भी सोचते हैं किसी भी चीज़ पर थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते हैं, क्या उसमें भाषा की क्या अहम रोल नहीं होती है? होती है। तो यहाँ बोल रहा है कि नहीं, इसीलिए गलत होगा। का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता, क्या आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, इमेजिंग करते हैं, तो उसमें क्या भाषा का कोई रोल नहीं होता? होता है, लेकिन यहाँ कहता नहीं, इसलिए गलत। यानी कि चिंतन को सुसाधित करती है। हमारे सोच जो हम लोग सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसको उसमें भाषा का अहम रोल होता है, उसके काफ़ी ज़्यादा उसको स्ट्रांग मतलब कि प्रदान करता है। तो चिंतन को क्या करता है, सुसाधित करता है। कौन? भाषा। किसके अनुसार? लेव वागोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? यानी कि वही हुआ कि लड़कियों गुड़िया से खेलेगी और लड़के कार से खेलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से रूढ़ी मतलब कि जेंडर रूढ़िवादिता दिख रहा है। लड़की जो है गृह सब्जेक्ट यानी कि होम साइंस लेगी और लड़का लोग जो है शारीरिक शिक्षा विषय को सीमित कर देगा, वो मतलब कि शारीरिक शिक्षा विषय को लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से जेंडर वाइज देखा जा रहा है, तो जेंडर रूढ़िवादिता इससे दिखाई पड़ रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है। कक्षा में विविधता, कक्षा में विविधता का अर्थ क्या हो गया? कक्षा में विभिन्न जाति धर्मों के बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे विकलांग भी होते हैं, कुछ अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, मतलब कि अमीर गरीब सारे बच्चे आते हैं कक्ष में और अधिगम प्रक्रिया करते हैं, सीखते हैं कक्ष में। तो यह जो विविधता किस रूप में देखा जाता है अधिगम के दौरान? क्या एक समस्या है, संसाधन है, रुकावट है, बाधा? देखिए समस्या आपका भी देखिए, रुकावट देखिए, बाधा सारे एक जैसे, बट संसाधन देखिए आपका कुछ अलग यहाँ पे ऑप्शन लग रहा। तो कक्ष में अलग जो विविधता आप लोगों को जो दिखता है, अलग अलग बच्चे पर आते हैं, तो वह एक संसाधन है। हमें उस चीज़ को समझने में, एक दूसरे की बातों को समझने में हमें क्या होगी, उससे जो है आसानी हो जाएगा। कोई अलग बच्चे हैं, कोई अलग जाति के, अलग धर्मों के बच्चे हैं, अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, तो एक दूसरे की चीज़ों को हमें समझने में काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, मदद मिलेगा। तो ये प्रक्रिया जो अधिगम प्रक्रिया में ये रुकावट बाधा ये कुछ नहीं डालता, बल्कि यह एक तरह से संसाधन का काम करता है। तो विविधता एक प्रकार का क्या हो गया, संसाधन हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? तो आपको बताना है कि निम्न में से जो है कौन सा मतलब किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन। सत्र के अंत में तो कभी भी मूल्यांकन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन का अर्थ होता है कि जब आप कक्ष में अधिगम करते हैं तो उसी अधिगम के दौरान आपका मूल्यांकन होना चाहिए। सत्र के पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉजिटिव है। तो विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, जब विद्यार्थी खुद से मूल्यांकन करेगा तो वह अधिगम का एक जो है बहुत ही मतलब कि यहाँ पे अधिगम का रूप बन जाएगा विद्यार्थियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए आप लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए है कि आप लोग देखिए और इसका जो सही जवाब दीजिएगा कि क्या होगा। थोड़ा सा इसमें हमको भी डाउट लग रहा है। तो किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को पूछा
विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो सही बात है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्या है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है, सही विकल्प को चुनिए। तो आप लोग बताएंगे कि इसका जो है कौन सा जवाब जो है बिल्कुल सही होगा। तो इसमें से दोनों तो मतलब कि ये तो हमको जो है सही नहीं लग रहा, बट यहाँ पे ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर दिया जा रहा है, तो राइट आंसर इसका जो है 2 दिया जा रहा है। तो क्या आप लोग बताइएगा इसमें कमेंट पे कि क्या 2 जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है या 1 होगा, तो इसमें आप लोग बताएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। तो वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु, जो वंचित समूह के बच्चे हैं विद्यार्थी है, उसे सफल समायोजन के लिए मतलब कि कौन सी चीज़ उसके लिए बाधक बन जाती है। पहला है सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनके पदानुक्रम स्थापित करना। देखिए उनके लिए बाधा कब बन जाता है, जब विभिन्न प्रथाओं या अंतरों के प्रकाशित करने और उनके पदानुक्रम जब उसे अलग अलग आप लोग दृष्टिकोण से देखेंगे, वही तो उसे सफल समायोजन के लिए आपका जो है वह बाधक बन जाएगा। जब वह वंचित समुदाय के बच्चे हैं तो उसे एक समान आप लोगों को देखना चाहिए, यहाँ पे न कि उसे जो है एक अलग अलग मतलब कि पदानुक्रम स्थापित करना चाहिए। यही आपका क्या हो जाएगा, बाधक बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले। तो आपको बताना है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए आप लोग, सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं, विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं, विद्यार्थी अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले क्या होता है कि विद्यार्थी जो है अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्या है, कमतर यानी कि कम दृष्टि, जो थोड़ा बहुत उसको दिखाई देता है यानी कि कम दिखाई देता है, उससे जो जूझते विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है। जो मतलब कि जिसे जो है दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं विद्यार्थी है, उसे सफल समावेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसे क्या करना चाहिए उसके लिए। अगला है कक्षा में उपयुक्त सहायक सामग्री या उपकरण मौजूद हो। बिल्कुल सही बात है, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके लिए सफल समावेशन यानी कि सभी के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था हो। तो इसके लिए क्या होगा, कक्ष में जब सहायक उपकरण मौजूद रहेगा तभी उसके लिए एक सफल समावेशन के मतलब कि उपस्थित हो पाएगा। तो इसके लिए कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार यानी कि ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। यानी कि अति क्रियाशीलता मतलब क्या हो गया, न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से मतलब कि जूझते हैं। तो किसी भी सवाल यदि आप उससे पूछेंगे तो वह बिना सोचे समझे उस पर मतलब कि तुरंत उस पर जवाब दे देना। तो इस तरह के बच्चे जो अति क्रियाशीलता के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या, वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह के बच्चे जो है ना आवेगशीलता निरंतर मतलब कि बिना सोचे समझे कार्य करना चालू कर देते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अति क्रियाशीलता विकार से जो भी बच्चे जूझते हैं तो वह किस प्रकार के होते हैं, तो वह आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी युक्ति जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। पहला आपका जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि एक तरह से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति क्या हो सकता है, उसे स्वचयनित अपने अनुसार से जब वह किसी भी चीज़ को चयनित करेगा और उस चीज़ पर चिंतन करेगा
तब उस चीज़ को मतलब कि जब आप उसके सामने रखेंगे तब वह उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो क्योंकि प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं तो वह जब अपने मन मुताबिक किसी भी चीज़ पर फ्रीली रूप से जब उसमें चिंतन करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे तो वह जो है ज़्यादा उसके लिए प्रभावी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए आपको बताना कि गैर जन्मजात ये जो है कोई जन्मजात नहीं होता है कि बच्चे जो है माँ के गर्भ से ही बांसुरी बजाना सीख जाते हैं, शतरंज खेलना सीख जाते हैं। ये जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, जन्म लेते हैं तो यहाँ पे उस तरह का माहौल मिलता है तभी वह बच्चे बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीख पाते हैं। तो वह कैसे सीखते हैं वही आपको बताना। जैसे फर्स्ट है, किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरण की ज़रूरत है। उसके बाद अगला देखिए, किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या अभिप्रेरण की ज़रूरत नहीं। यदि उसे किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं मिलेगा किसी के द्वारा, क्या वह सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। बाह्य निर्देशन की ज़रूरत होती है लेकिन किसी अभिप्रेरण की जरूरत, ये भी सही बात नहीं है। उसके बाद देखिए, किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी गलत बात है। वह कब सीखेगा यह चीज़? जब उसे बाह्य निर्देशन मतलब कि बाहर से भी कोई भी आदमी उसे जब उसको डायरेक्शन देगा और वह खुद से भी करेगा। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब खुद उस चीज़ पर लगन के साथ जब वह कार्य करेगा और दूसरों के द्वारा जब उसे डायरेक्शन भी मिलेगा तभी वह बच्चा बांसुरी बजाना और शतरंज सीखना वह मतलब कि खेलना सीख पाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? विद्यार्थी के बारे में बताना है कि सर्वाधिक बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक से, केवल लगा हुआ है, केवल किताबी से मतलब किताबों से वो अच्छे से सीख पाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। केवल अध्यापन, फिर केवल लगा, ये भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय नकल, निष्क्रिय लगा हुआ, गलत हो जाएगा। तो देखिए, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी बेहतर ढंग से कब सीखेंगे? जब अपने आस पड़ोस से जब वह मिलजुल के रहेंगे कि आस पड़ोस में किस तरह के चीज़ें को करते हैं, माता पिता, भाई बहन और भी समाज के लोग, उन्हीं चीज़ों के उनके जो है इर्द गिर्द रह कर जब वह उस चीज़ों को सीखेंगे तब वह सर्वाधिक बेहतर मतलब कि तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे, कर पाएंगे। तो आस पड़ोस की जो है पारस्परिकता द्वारा वह बेहतर तरीके से सीख लेंगे। तो आप लोग अभी तक एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को नहीं सब्सक्राइब किए, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि नए वीडियो जब भी बनाएंगे तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग एक सपोर्ट ज़रूर करें कि आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कीजिए, तो अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी मिलेगा और नए वीडियो बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। तो आपको बताना कि प्रबल रूप से, तो इस सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि आपका कौन सा ज़्यादा पॉजिटिव आपको लग रहा है, तो वही आपका जो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला है आपका बाल केंद्रित सर्जन, यानी कि प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सारे देखिए यहाँ पे अध्यापक केंद्रित, ये कभी भी ऐसा सीटेट में नहीं चलता। अध्यापक केंद्रित कभी भी होता है तो आपका जो बाल केंद्रित ही शिक्षा व्यवस्था आपका जहाँ पे दिखे वो आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी अध्यापक केंद्रित है, गलत ही हो जाएगा। बाल केंद्रित है बट यहाँ पे केवल लगा हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? तो कौन सा प्रक्रिया ऐसा है जो विद्यार्थियों के जो अधिगम सीखने सिखाने की जो कक्षा कक्ष में होता है उस प्रक्रिया में जो वह बाधक बन जाता है? क्या फर्स्ट है आपका विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, ये कभी बाधक नहीं बनता। जब भी आप विद्यार्थियों के जीवन से जुड़े हुए किसी भी कार्य को आप उसे बनाने के लिए देंगे, सॉल्व करने के लिए देंगे, ये उसके लिए बाधक नहीं बनता। इस तरह से ये गलत बात यहाँ पे बोला जा रहा है। विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, ये भी गलत बात बोल रहा है। कभी भी विद्यार्थी को यदि उसके मतलब कि इंटरेस्ट के अनुसार उसे कार्य देंगे तो उसे मज़ा ही आएगा बनाने में, ये कभी बाधा नहीं बनता। ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, ये हो सकता है। देखिए जब विद्यार्थी को जो है
इस प्रकार का कार्य दे दिया जाए जब उसे काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को आसान लगे, वो पहले से उस चीज़ को जानता हो, तो उसे जो उस चीज़ में करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता, उसे निराशा और काफ़ी ज़्यादा चुनौतीहीन महसूस होता है। तो इस तरह से ये एक तरह से बाधक बन सकता है। तो विद्यार्थियों की अधिगम में बाधक कब होगा? जब बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है, बहुत आसान लगे किसी भी चीज़ को, टॉपिक को करने में, तो वह एक तरह से बाधक बन सकता है। क्यों? क्योंकि वह उसे जो है उस कार्य को करने में काफ़ी ज़्यादा निराशा और चुनौती रहित उसे महसूस करता है वो बच्चा, तो इसीलिए यह बाधक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला है आपका, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम जो बच्चे सीखते हैं जो, वह कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। तो कभी भी बच्चे जब अधिगम करते हैं तो उसका अधिगम जो अर्थपूर्ण होना चाहिए। कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसका जो है एक मतलब कि एक अच्छा अर्थ निकलना चाहिए, पॉजिटिव वे में उसका सारा जो है मतलब कि रिजल्टेंट मिलना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्या है। हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण डैश होता है। तो हालांकि जो समस्या समाधान प्रक्रिया में हम अक्सर क्या करते हैं, चरणों को हेर फेर यानी कि अदल बदल करते रहते हैं। तो औसतन रूप से समस्या समाधान की जो है पहला चरण क्या होता है? तो फर्स्ट चरण में जो हमें जो समस्या हमें जो दिया जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, समस्या का पहचान करते हैं कि यह किस तरह का समस्या है, क्या कहता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर, जो फर्स्ट चरण आपका समस्या का पहचानना कहलाएगा। उसके बाद अगला क्या है, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि वो उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वह समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापक को उनकी इस तरह की समझ को, तो औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे क्या करते हैं, आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं के घटनाओं के बारे में वह समागम करते हैं एवं संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को डैश मतलब कि बताना है कि क्या करना चाहिए, पूरी तरह से नकार देना चाहिए, ये गलत बात है, उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बच्चा गलत करे या सही करे, कभी भी शिक्षक का यह नीति नहीं होता है और यह दायित्व नहीं बनता है कि उसको निगलेक्ट कर दे, तो इस तरह से गलत हो जाएगा। मानवीकृत, कभी भी मानवीकृत वर्ड देखे तो आपका निगेटिव ही होता है। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और देखिए यहाँ पे चौथा में क्या, अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। कभी भी इस तरह का जब बच्चे अपने मन में यदि इस तरह की चीज़ें सीख रहे हैं, आस पड़ोस से घटनाओं को, वस्तुओं को समझ रहे हैं अच्छे से, उसमें अंदर समझ विकसित हो रहा है, तो क्या उस अधिगम को दोषपूर्ण मानना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। तो उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है आपका कथन, देखिए क्या कह रहा है, विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। क्या विद्यालयों को जो अधिगम के जो संवेगात्मक पहलू होता है, क्या उसको अनदेखा कर देना चाहिए? बिल्कुल गलत बात बोल रहा है यहाँ पे। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो इस तरह से ये भी आपका गलत है, यानी कि दोनों गलत। ऑप्शन नंबर 4 कथन भी गलत और तर्क भी गलत। उसके बाद अगला आपका क्या, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना है। तो शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए डैश के लिए प्रेरित करना होता है, किसके लिए? उसे जो एक स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है, कि वह फ्री रूप से जो किसी भी चीज़ के बारे में थिंकिंग करे, सोचे, तो इमेजिंग करे, तो उसके लिए मतलब कि बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। तो इस तरह से स्वतंत्र चिंतन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सारे ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपका प्रतिस्पर्धा, कभी भी सीटेड में प्रतिस्पर्धा वाला आपको ऑप्शन मिले तो निगेटिव होता है। उसके बाद देखिए कंठस्थ, याद करने वाला मिले वो भी निगेटिव होता है, निष्क्रिय मिले निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव क्या हो गया, स्वतंत्र चिंतन। तो इस तरह से आपका पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर आप लोग करेंगे, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से देखिए आप लोग यदि नहीं भी बढ़िया से सिलेबस आप लोग पढ़ेंगे, तो जिस तरह से आप लोगों को सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, तो आप लोगों को नहीं लगता होगा कि हम लोग जो है पहले बार मतलब कि पढ़ रहे हैं CDP के क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोग यदि नहीं भी पढ़े, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे यदि अच्छे से, तो उनमें से आपको एक ऑप्शन बिल्कुल सही आपको दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है,
अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? अधिगम को मजबूत किस प्रकार कर सकते हैं? योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा न करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा करके, प्रतिस्पर्धा है साझा न करके है, इस तरह से ये भी गलत है। चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके, बिल्कुल सही बात है। तो अधिगम को कैसे सुसाधित किया जा सकता है? चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके, जब उसे बच्चे को जो काफ़ी ज़्यादा चिंतन करने का मौका देंगे, अवसर देंगे, तो वह ज़्यादा जो है अधिगम मजबूत होगा, सुसाधित होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 30 क्वेश्चन हम लोग कवर किए CDP के। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।